अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी में एक और टॉपिक पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। अच्छा, इसमें से बहुत से तो वही हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन कुछ मैंने यहाँ इजाफी फिगर्स ऑफ स्पीच रखे हैं। तो ये बेसिकली इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो हमारी पोइट्री सेक्शन में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वहाँ जो गिवन सेंटेंसेस हैं उसमें इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो लिहाजा अगर हमें इनका इल्म नहीं होगा तो हम उन सेंटेंसेस को या उन एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है या फिगरेटिव लैंग्वेज और लिटरल लैंग्वेज क्या होती है, इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ है कि वन मीनिंग ऑफ फिगर इज ड्राइंग और पिक्चर। फिगर का मतलब यहाँ पोइट्री के अंदर क्या है कि ड्रॉ करना या पिक्चर बनाना किसी चीज़ की। अब ये पिक्चर जो है एक मेंटल पिक्चर है, यानी जहन में एक खाका बनाना। अब जो पोएट होता है या जो राइटर होता है, लिटरेरी कोई पर्सन होता है, वो चीज़ों को जिस अंदाज से समझता है, फील करता है, या उसके मुशाहिदे में जो चीज़ों का खाका बनता है, वो उसको उसी अंदाज से चाहता है कि उसको पढ़ने वाले या सुनने वाले फील करें या अपने जहन में उस पिक्चर को बना पाएँ। तो लिहाजा वो इसलिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि जिससे वो पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से रीडर के या लिसनर के जहन में उतर जाए। तो यहाँ हम इसको पढ़ते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्रिएट्स पिक्चर्स इन द माइंड ऑफ द रीडर्स और लिसनर। जैसे कि मैंने बताया, दीज पिक्चर्स हेल्प टू कन्वे द मीनिंग फास्टर एंड मोर विविडली देन वर्ड्स अलोन। कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको सिंपल वर्ड्स में बयान करें तो शायद वो समझ ना आए, लेकिन तशबीह देकर किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ की शिद्दत को बताने के लिए उसको बढ़ा चढ़ाकर अगर बयान किया जाए तो सामने वाला जो है उसकी शिद्दत को समझ सकता है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं, अगर कोई शख्स बहुत तकलीफ में हो तो वो कहता है कि आई एम डैड, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो शख्स ये कह रहा है कि मैं मर चुका हूँ, बल्कि यहाँ उसका बताने का मकसद क्या है कि मैं शदीद तकलीफ में हूँ। तो आई एम डैड जो है ये बेसिकली एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, यानी बड़ा चढ़ाकर बात को बयान करना। लेकिन इसमें वो जो मकसद अपना हासिल करना चाहता है वो क्या है कि जिस शिद्दत से वो तकलीफ़ को महसूस कर रहा है, सामने वाला भी उसको उसी तरह से समझ पाए। तो ये होती है हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच कि जिससे हम अपनी बात को पूरी तरह से विविडली, क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर इसमें कहते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ द ऑपोजिट ऑफ लिटरल लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक लिटरल उसका यूज़ होता है, यानी जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा मतलब एग्जैक्टली वही हो, तो उसको हम कहेंगे लिटरल लैंग्वेज। जैसे मैं कहूँ कि somebody has stolen my book, तो ये एक फैक्चुअल बात हो सकती है कि किसी ने मेरी किताब अगर चुरा ली हो, तो ये जुमला मैं कहूँगा तो ये एक लिटरल सेंस में है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि somebody has stolen my idea, अब आइडिया स्टॉलन का मतलब यहाँ क्या है कि somebody has copied my idea, ठीक है, कि किसी ने कॉपी किया आइडिया और अपने नाम से उसको पेश कर दिया। तो ये जो मैंने स्टॉलन का वर्ड यूज़ किया है ये फिगरेटिव सेंस में है। फर्दर इसमें है कि literal language means exactly what it says. Figurative language means something different to what it says on the surface. यानी बज़ाहिर हमें अल्फाज वो कुछ लग रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब डीपर मीनिंग में कुछ और होता है। ये सारी जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि he ran fast। अब ये एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बयान किया गया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में है कि he ran like the wind। ही रैन लाइक द विंड, यहाँ पर हम उसको तशबीह देकर एक तरह से बात कर रहे हैं कि तेज़ हवा जिस तरह से चलती है वो इस तरह दौड़ा, यानी बहुत तेज़ दौड़ा। तो ये एक इस तरह से इसको तशबीह के साथ फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया है। अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें सिमिली। सिमिली एक कॉमन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, तशबीह देना जिसको उर्दू में सिंपल कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं कि अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन showing similarities between two different things using the words like or as। यानी हम दो चीज़ों को तशबीह देते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं और हम like या as के वर्ड्स जुमले के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये सिमिली की ख़ास पहचान है कि लाइक और एज करके हम उसको किसी चीज़ से, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला रहे होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं।
द क्लासरूम वॉज लाइक अ बैटल ग्राउंड। अब क्लासरूम और बैटल ग्राउंड दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन उसको तशबीह देकर क्लासरूम को बताया जा रहा है बैटल ग्राउंड के साथ तशबीह, और वर्ड क्या यूज़ हुआ इसमें, लाइक। एक और सेंटेंस है, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन। अगेन ही पर्सन है, लॉयन एक एनिमल है, तो दोनों बिल्कुल डिसिमिलर एंटिटीज़ हैं, लेकिन उसको तशबीह देकर बताया गया एज के साथ। एक और सेंटेंस है कि ही स्टूड लाइक अ रॉक अगेंस्ट हिज एनिमीज। एक और सेंटेंस है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है कि आई वॉन्डर्ड लॉन्गली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब अपने आप को उसने तशबीह दी है क्लाउड के साथ। तो ये है सिमिली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है मेटाफर। A metaphor is a figure of speech in which a word or phrase representing one kind of object or idea is used in place of another to suggest a likeness between them. अच्छा, metaphor और simile तकरीबन एक ही काम करती हैं, यानी तशबीह देती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि हम simile में वर्ड्स यूज़ करते हैं like और as, जबकि मेटाफर में हम डायरेक्टली उस चीज़ को वही कह देते हैं कि जो जिससे हम उसको तशबीह दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, अब यहाँ ये नहीं कहा कि लाफ्टर इज़ लाइक अ मेडिसिन, तो लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि लाफ्टर को डायरेक्ट क्या कह दिया गया, मेडिसिन। और एग्जांपल्स हैं इसकी कि ही इज़ सेलिंग थ्रू द हार्डशिप्स। अब सेल बेसिकली कश्ती चलाने के सेंस में होता है, लेकिन मुश्किलात में से गुजर कर जाना, मुश्किलात के समंदर को अबूर करना, यहाँ ये एक मेटाफर के तौर पे लिया है। हिज फेस वॉज एन ओपन बुक। लाइक एन ओपन बुक नहीं था, बल्कि डायरेक्ट उसके फेस को बुक से तशबीह दे दी है। और शेक्सपियर की लाइन है कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि दुनिया एक स्टेज है, लाइक अ स्टेज उसने नहीं कहा। तो इस तरह से ये आप मेटाफर को समझ सकते हैं कि जब हम डायरेक्टली किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ मेटाफर। नेक्स्ट इसमें है पर्सोनिफिकेशन। Personification is a literary device that gives human characteristics to non-human things or inanimate objects। यानी इंसान की जो characteristics हैं, human जो characteristics हैं, वो हम non-human के साथ बताते हैं, या राइटर उसको इस तरह से बताते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। The sun smiled on us। अब स्माइलिंग जो है ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसको नॉन ह्यूमन यानी सन के साथ जोड़कर बताया। द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, यानी जंपिंग करना, तो स्टोरी कैन नॉट जंप, लेकिन इसको यहाँ पर एज ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया है। द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो डांसिंग अगेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको उसने लाइट के साथ तशबीह दी है। सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें है हाइपरबली। Hyperbole is a figure of speech that uses an exaggerated or extravagant statement to create a strong emotional response। Exaggerated का मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को, मुबालगा उर्दू में हम कहते हैं मुबालगा आराई करना, मुबालगा करना यानी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। और ये ख़ास तौर पर राइटर जो है इसको इसलिए करते हैं कि सामने वाला उस पिक्चर को पूरी तरह से समझ सके जो राइटर के अपने माइंड में होती है। एज अ फिगर ऑफ स्पीच इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन लिटरली। अच्छा, इसको ज़ाहिर है लिटरल सेंस में हम नहीं लेते, ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज के तौर पर ही आता है, और ज़्यादातर ये ह्यूमर सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, यानी ह्यूमरसली हमने कोई बात करनी हो, जैसे हम कह देते हैं कि मैं घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हालांकि हम 10-15 मिनट को भी घंटे जो है वो कह देते हैं, तो वो क्या होता है, वो हाइपरबलिक स्टेटमेंट होता है हमारा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ होल काउ। इसमें क्लियर हो गया होगा आई होप। एक और सेंटेंस है कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू लाई। अब मिलियन टाइम्स तो नहीं कहा गया होगा, कई बार ज़रूर कहा गया होगा, लेकिन मिलियन टाइम्स तो नहीं हो सकता, तो ये एक हाइपरबलिक स्टेटमेंट है। आई विल डाई इफ़ दे आस्क मी टू कम ऑन स्टेज। अब ऑफ कोर्स कि वो उसने मर तो नहीं जाना, लेकिन उसने इसको एक बड़ा चढ़ाकर बात को बयान किया है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इसमें है एलिट्रेशन। Alliteration is a series of words or phrases that start with the same sound। यानी एक लाइन में पोएट या राइटर ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है कि जिनके बिगिनिंग साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड वो सेम होते हैं। These sounds are typically consonants to give more stress to that syllable। अच्छा, syllable क्या होता है ये आप मेरे चैनल पर एक और लेक्चर है उसमें देख सकते हैं, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री की ये चीज़ें बयान की गई हैं। अब यहाँ एलिट्रेशन की एग्जांपल्स अगर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। पीटर पाइपर picked a pack of pickled peppers। अब इसमें देखें प प प प साउंड जो है वो रिपीटिशन में है, तो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एक और सेंटेंस है माई माइंड मेक्स मार्वेलस मूव्स मोस्ट ऑफ द टाइम।
अब माई, माइंड, मैक्स सब में मैं साउंड जो है वो या एम जो है वो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। वाइल्ड, विंड, विस्पर्ड वर्ड्स ऑफ विजडम। अच्छा, लाजमी नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स 4-5 एक साथ जो है वो साउंड सेम हो, सिर्फ 2 वर्ड्स भी एक साथ अगर आ रहे होते हैं तो पोइट्री में उसको एलिट्रेशन के तौर पर या लिटरेचर में एलिट्रेशन के तौर पर लिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो इसमें है वो है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अनयूजुअल सी है और प्रोनाउंसिएशन भी उसका, तो इसको जहन में रख लें, ओनोमोटोपिया। ठीक है, तो ओनोमोटोपिया इज द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक बज, बूम, क्लैप, चर्प, क्रीक वगैरह वगैरह दैट imitate the sounds associated with the objects or actions they refer to। यानी ये बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये साउंड्स हैं जो वर्ड्स की सूरत में लिखे गए हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। The clap of thunder went bang and scared my poor dog। A clap ये एक साउंड है और bang ये भी एक साउंड है, धमाका होना, जोरदार आवाज पैदा होना। एक और सेंटेंस है, यू कैन हियर द पीप पीप ऑफ द चिकन्स इन द यार्ड। अब जो चिकन्स होते हैं, चूजे होते हैं जो आवाज़ निकालते हैं, वो पीप पीप जो सुनाई देती है, उसी का इसमें वर्ड्स बताए गए हैं। इसी तरीके से द बर्ड्स चर्प फिल्ड द एम्प्टी नाइट एयर। अब चर्प जो है ये बर्ड्स की जो आवाज़ वो प्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जा रहा है। इस तरह से और भी बहुत से वर्ड्स हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको सामने दिए गए हैं। अगला हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है ऑक्सीमोरॉन। An oxymoron is a combination of two words that express a contradictory meaning and used for a specific effect। यानी दो ऐसे अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन यहाँ राइटर जो है वो उसको एक मखसूस अंदाज से इस्तेमाल करके एक ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है। यहाँ हम इसको देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं कि डेफनिंग साइलेंस। अब डेफनिंग बेसिकली बहुत लाउड चीज़ के सेंस में हम लेते हैं, यानी डेफनिंग साउंड, डेफनिंग रोर, लेकिन यहाँ उसने साइलेंस लिया। तो यहाँ बेसिकली राइटर ये चीज़ समझाना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा खामोशी, बहुत ज़्यादा सन्नाटा किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को इन्हेंस करने के लिए, इंटेंसिटी को बताने के लिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है। एक और इसकी एग्जांपल है, ये एक पोएटिक लाइन है, इसके अंदर ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है। मैं इसको पढ़ता हूँ कि डाउन द क्लोज डार्कनिंग लैंड्स दे सेइंग देयर वे टू द साइडिंग शैड एंड लाइन द ट्रेन विथ फेसेस ग्रिमली गे। अच्छा, गे की यहाँ जो मीनिंग है वो है कलरफुल और ब्राइट, लेकिन ग्रिमली जो है वो इसका ऑपोजिट होता है, जिसको शॉकिंग भी के सेंस में लेते हैं, सैड के सेंस में लेते हैं। तो ग्रिमली गे का मतलब यहाँ जो राइटर एक इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो वो इंटेंसिटी को बेसिकली यहाँ बता रहा है। एक और इसमें एग्जांपल है कि पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। सॉरो तो जाहिर स्वीट नहीं होता, लेकिन राइटर ने यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कह लें, उनको यूज़ किया है। अच्छा, इसमें जो सेकंड एग्जांपल है वो भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्योस। अच्छा, क्योस जो है जाहिर डिसऑर्डर हो उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्योस तो ये एक ख़ास किस्म की मीनिंग को जो है वो कन्वे कर रहा है। I hope oxymoron is clear. Next is irony. Irony is the use of words to convey the opposite of their literal meaning. यानी जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आयरनी में, उसका बिल्कुल ऑपोजिट मतलब लिया जाता है। जैसे हम किसी को तंजन कहते हैं कि ओहो आप तो बड़े जल्दी आ गए। अब बेसिकली हम तंजन कह रहे होते हैं कि वो शख्स बहुत देर से आया होता है। तो इस तरह की जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आयरनी। अब आयरनी की टाइप्स होती हैं, वो भी हम इसमें देखते हैं। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। सबसे पहले है वर्बल आयरनी इज व्हेन अ पर्सन सेज वन थिंग बट मीन्स द ऑपोजिट। जैसे मैंने अभी एक जुमला कहा कि कोई शख्स देर से आया हो तो हम तंजन कहते हैं कि आप तो बहुत जल्दी आ गए, तो ये हो जाएगी हमारी वर्बल आयरनी। सेकंड इसमें है सिचुएशनल आयरनी इज व्हेन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपन्स, कि जब जो सिचुएशन के अंदर कोई चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन उसके बिल्कुल उलट कोई चीज़ हो जाए तो हम उसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। इसकी एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट है इसमें ड्रामेटिक आयरनी इज व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट कैरेक्टर्स डोंट। अच्छा, ये जब स्टेज पर बेसिकली ड्रामा परफॉर्म किया जाता था या आज हम मूवीज़ को या ड्रामास को देखते हैं, तो ये जो ड्रामेटिक आयरनी है ये एक ख़ास टेक्निक यूज़ की जाती है कि जिसमें ऑडियंस को
पता होता है बहुत सारे क्लूज़ के थ्रू, लेकिन जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो परफॉर्म कर रहा है उसको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम होती। तो इसको कहा जाता है ड्रामेटिक आयरनी। यानी हम अगर मूवी देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस कैरेक्टर को नहीं मालूम होता। तो ये कहलाती है ड्रामेटिक आयरनी। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द पुलिस स्टेशन वॉज रॉब्ड। तो ये एक सिचुएशनल आयरनी हम कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के जो रॉबरी और इन चीज़ों से रोकने के लिए बना गया है, उल्टा उसी में रॉबरी हो गई। नेक्स्ट इज अ ट्रैफिक कॉप गॉट हिज लाइसेंस सस्पेंडेड। ट्रैफिक कॉप का अपना काम है कि वो लोगों को पाबंद बनाए लाइसेंस का, बजाय इसके कि खुद उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाता है। अ कॉबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज़। कॉबलर जो लोगों के लिए शूज़ बनाता है, उसके अपने बच्चों के पास शूज़ नहीं। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट होना या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना, बिल्कुल मुख्तलिफ होना एक्सपेक्टेशन से, तो वो चीज़ें कहलाती हैं आयरनी। अगला जो इसमें है वो है सिंबलिज्म, या इसको सिंबल्स भी कहा जाता है। Symbolism is the use of symbols that represent other concepts or ideas in order to convey a deeper meaning। अच्छा, symbols हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ट्रैफिक के हवाले से, और बहुत सारे जो हम लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते वो हम सिंबल्स में इजीली समझ जाते हैं। लेकिन लिटरेचर के अंदर जब सिंबलिज्म यूज़ होता है तो वो बेसिकली बहुत डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी ऑन द सरफेस वो कोई इमारत हो सकती है, कोई ट्री हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो वहाँ एक ख़ास किस्म की मीनिंग को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है राइटर। तो इसको देखते हैं कि सिंबलिज्म कैन यूज़ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन, इवेंट और एक्शन विद अ डीपर मीनिंग। इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ कुछ दी है इसने समझाने के लिए कि ब्लैक इज़ ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट डेथ और इविल। यानी ब्लैक कलर जो रिप्रेजेंट करता है या सिंबलाइज करता है वो डेथ को, इविल को, डार्कनेस दिखाई जाती है। हम अगर कोई मूवी देखें तो कोई हॉरर या कोई हॉरिबल सीन होता है तो उसको अंधेरे में और इस तरह की लाइटिंग इफेक्ट के साथ जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह सेकंड जो इसने बताया कि वाइट स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्योरिटी, कि वाइट कलर जो है वो उसका जो हम मीनिंग लेते हैं वो लाइफ के तौर पर, प्योरिटी के तौर पर, अच्छे यानी गुड सेंस में लेते हैं। इसी तरह डव जो बर्ड है विद एन ऑलिव ब्रांच सिंबलाइजेस पीस, ये अक्सर देखा होगा, अमन की अलामत लिया जाता है फाख्ता को। नेक्स्ट है जो हमारी बुक से यहाँ एग्जांपल दी गई है कि एक जो सेकंड यूनिट में जो टेक्स्ट है वंस मोर टू द लैक, उसमें द लैक सिंबलाइजेस परमानेंस एंड इमॉर्टेलिटी ऑफ नेचर, कि वहाँ जो लैक को जो बताया गया है वो बेसिकली एक तरह से सिंबलाइज भी करती है इस चीज़ को कि उसके गिर्द हर चीज़ तब्दील हो रही है, लेकिन वो लैक जो है अपनी जगह मौजूद है। यानी वो एक तरह से इंसान के मुकाबले में परमानेंट है और वो इंसान के मुकाबले में इमॉर्टल है। तो ये सिंबल्स हैं, इस तरह से राइटर्स सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको कहते हैं हम सिंबलिज्म। अगला है इसमें इमेजरी। Imagery is the use of vivid description that appeals to readers' senses to create an image or idea in their head। यानी ये तमाम चीज़ें जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे, वो बेसिकली इमेज ही बना रही होती हैं। तो इमेजरी इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ दीज फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस, कि राइटर जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल, यानी कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली वगैरह वगैरह, इनका इस्तेमाल करके वो इमेजेस बनाता है और चीज़ों को इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि जो पढ़ने वाला है वो उसको उसी अंदाज से इमेजिन कर सके जैसा कि राइटर के अपने जहन में उस चीज़ का खाका होता है। बहरहाल इसको पढ़ लेते हैं कि इट इज़ एम्ड एट पोर्ट्रेइंग द सेंसेशनल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस विद इन टेक्स्ट। अब पोइट या राइटर क्या करता है कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हमारे सेंसेस को अपील करते हैं। यानी हम कोई चीज़ देखकर हमें कोई चीज़ अच्छी तरह समझ आ सकती है तो वो उसको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि हम उसको बेहतर तौर पर पिक्चर कर सकें। तो लिहाजा यहाँ पर इसने जो नीचे एग्जांपल्स दी हैं वो सारी यही हैं। फॉर एग्जांपल साइट, यानी कि कोई चीज़ दिखने में कैसी है। द वुमन लुक्स लाइक हेलन ऑफ ट्रॉय, तो उसने लुक का वर्ड इस्तेमाल करके उस चीज़ को इस तरह समझाया। हेयर इज़ अ नॉकिंग इंडीड, अब नॉकिंग साउंड जो है हेयरिंग सेंस को हमारे अपील करता है। तो इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो लिटरेचर होता है उसमें जो चीज़ों को इस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा होता है वो बेसिकली पोइट या राइटर जो है वो इमेजेस बना रहा होता है रीडर्स के माइंड में। अगला इसमें है एंटी क्लाइमेक्स। अब ये एंटी क्लाइमेक्स से ऑनवर्ड सारे वो हैं जो आपकी बुक में शामिल नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइजेज हैं अगले पोइम्स के अंदर उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। Anticlimax refers to the arrangement of a series of words या phrases or clauses in order of decreasing importance। यानी words
की तरतीब हो या कुछ फ्रेजेस हों या कुछ क्लॉजेस हों। क्लॉजेस का मतलब सेंटेंसेस इस तरतीब से रखे जाते हैं कि जिसमें जो बात बयान की जा रही है वो इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंस की तरफ जाती है, यानी हायर से लोअर की तरफ जाती है। इसकी जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे है कि शी इज़ अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। तो ग्रेट राइटर एक बड़ा टाइटल कह लीजिए, उसको बताया, फिर मदर बताया, फिर उसके बाद बताया गुड ह्यूमरिस्ट। तो ग्रेट से डाउनवर्ड की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। अब सबसे अहम इंसान की फैमिली होती है, उसके बाद उसने कार को कम इंपॉर्टेंस दी और सेल फोन को उससे भी कम इंपॉर्टेंस। तो हायर से लोअर की तरफ उसने जो है चीज़ों को बताया, यानी डिक्रीसिंग इंपॉर्टेंस के तौर पर। और एक और सेंटेंस जो हमारी बुक में दिया गया है एक्सरसाइज में, एंटी क्लाइमेक्स का है। तो लिहाजा इसीलिए ज़रूरी है कि आपको एंटी क्लाइमेक्स समझ आ जाए ताकि उस एक्सरसाइज को आप प्रॉपरली कर सकें। तो सेंटेंस है कि हाउ कुड ही बी अ किंग, अ सोल्जर एंड अ पियोन। तो किंग, सोल्जर, पियोन, इसकी तरतीब को देखें तो ये एक डिक्रीसिंग इंपॉर्टेंस को इसने बताया है। आई होप एंटी क्लाइमेक्स इज क्लियर। और इसका ऑपोजिट हो जाता है क्लाइमेक्स। तो जाहिर है जिस तरह यहाँ पियोन, सोल्जर और किंग को की तरतीब अगर हम रखें तो वो इसका बन जाएगा क्लाइमेक्स। इसी तरह सेल फोन, कार और फैमिली की तरतीब को रखें तो वो बन जाएगा क्लाइमेक्स। ठीक है, तो क्लाइमेक्स का ऑपोजिट यहाँ पर लिया है एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट है इसमें एंटीथेसिस। एंटीथेसिस रिफर्स टू द पुटिंग opposing or contrasting ideas side by side through words, clauses or sentences within a parallel grammatical structure। यानी sentences या words या clauses की ऐसी तरतीब जो एक दूसरे से contrast में हो, यानी different हो, लेकिन उनको साथ इस तरह से रखा जाता है। ये ऑक्सीमोरॉन तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन दो ऐसे स्टेटमेंट जो साथ साथ रखे जाते हैं लेकिन वो एक दूसरे के कंट्रास्ट में होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। अब प्रपोजेज और डिस्पोजेज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये कहलाएगा आपका यहाँ एंटीथेसिस। एक और एग्जांपल है, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अच्छा, err का मतलब है टू मेक मिस्टेक, कि इंसान खता करता है और खुदा उसको बख्श देता है। एरर करना और फॉरगिव करना, तो यहाँ ये एक दूसरे के कंट्रास्ट में दो स्टेटमेंट्स रखे गए हैं, तो ये एंटीथेसिस। एक और एग्जांपल है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो स्मॉल स्टेप और जाइंट लीप दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो एक साथ रखे जाते हैं वो कहलाते हैं एंटीथेसिस। और अगेन ये आपके पोएटिक सेक्शन में एक्सरसाइज में दी गई चीज़ें हैं, लिहाजा यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह समझ लें। अगला है इसमें सेनेक्डकी। सेनेक्डकी का मतलब क्या है कि पोइट या राइटर जो है किसी चीज़ के जुज़्व यानी हिस्से को बताकर कुल यानी कि पूरा उसकी मुराद लेता है, और इसका रिवर्स भी वो कर सकता है कि वो कुल को बताकर उसकी जुज़्व की मुराद लेता है। जुज़्व का मतलब हिस्सा। इसके हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 100 हेड ऑफ कैटल। अब हेड जो है बेसिकली कैटल का एक हिस्सा है, यानी हेड रिफर्स टू द होल एनिमल। जिक्र किया है हेड का, लेकिन उससे मुराद ली जा रही है पूरा जानवर, यानी कि वो कैटल। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, द वर्ल्ड ट्रीटेड हिम बैडली। अब वर्ल्ड रिफर्स टू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया ने तो जाहिर उसके साथ बुरा नहीं किया, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्से ने या दुनिया के कुछ लोगों ने। तो कुछ का जिक्र करके पूरे की मुराद ली गई या पूरे का जिक्र करके कुछ की मुराद ली गई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगला एक और एग्जाम्पल देख लें कि वी नीड सम हेल्पिंग हैंड्स फॉर दिस टास्क। अब हैंड जो है वो बॉडी का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ हैंड से मुराद हम पूरा इंसान ले रहे हैं। ठीक है, तो हैंड रिफर टू मैन। आई होप दिस इज क्लियर। अगला जो इसमें है वो है अनेफ्रा। Anaphora is the repetition of a word or phrase at the beginning of multiple lines, usually in succession। यानी किसी पैराग्राफ के अंदर कुछ इस तरह के sentences लिखे हों कि जिसमें हर beginning word जो है वो repeat हो रहा हो। यहाँ दो examples दी गई हैं, इसमें हम जब देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा। जैसे है कि now let's celebrate the new year, now let's spend the time with loved ones, now let's plan for the future। तो हर सेंटेंस के बिगिनिंग में नाउ नाउ जो है वो रिपीट हो रहा है, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एनेफ्रा। एक और सेंटेंस है जो कि बहुत पॉपुलर लाइंस हैं चार्ल्स डिकेंस के नॉवल की, जो मैं पढ़ देता हूँ। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस, इट वॉज द epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope,
इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। तो इसमें नोट करें इट वॉज की रिपीटेशन है। दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगला जो इसमें है वो है अलूजन। अच्छा, इल्यूजन एंड अलूजन ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, काफ़ी इनका साउंड मिलता जुलता है। आई के साथ जो होता है वो इल्यूजन होता है, जिसको हम कहते हैं धोखा या डिसेप्शन। ये वर्ड जो है ये अलूजन है, यानी ए के साथ है। तो एन अलूजन इज एन इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ हिस्टोरिकल इवेंट, पर्सनैलिटी और समथिंग यूज्ड आइदर इन जनरल डिस्कशन और विद इन अ टेक्स्ट। यानी जब हम कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम किसी गुजरे हुए शख्स का, किसी ऐसे पुराने वाक़े का या किसी ऐसी चीज़ का जिक्र कर देते हैं अपनी गुफ्तगू में, तो हम बेसिकली उस चीज़ की जानिब इशारा करके अपनी बात समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लुक हियर कम्स आवर रोमियो। अच्छा, रोमियो जो है बेसिकली ये एक कैरेक्टर है शेक्सपियर की एक प्ले का, रोमियो एंड जूलियट। तो अब रोमियो उसको इशारतन किसी को कहा गया होगा, तो बेसिकली ये रोमियो का इशारा जाकर मिल जाता है शेक्सपियर के एक कैरेक्टर से। तो ये टेक्निक कहलाती है अलूजन। एक और एग्जांपल देखें। यू डोंट हैव टू बी शेक्सपियर टू अंडरस्टैंड दीज लाइन्स। अब किसी शख्स को शेक्सपियर कहा जा रहा है, एक तो ये मेटाफर है, प्लस यहाँ शेक्सपियर की तरफ इशारा भी किया जा रहा है। तो जब ये इशारा किया जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड अलूजन। अनदर एग्जांपल इज, वेल आई एम नो हरक्यूलिस बट आई कुड ओपन दैट जेली जार फॉर यू। अब हरक्यूलिस अगेन ये एक मिथिकल कैरेक्टर है, जो एक बहुत पावरफुल इंसान बताया जाता है कहानियों में। तो यहाँ पर मेटाफर भी है ये, और प्लस एक इशारा भी किया जा रहा है। लास्ट इसमें है एंजम्पमेंट। एंजम्पमेंट अगेन ये आपकी पोइट्री सेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और ख़ुसूसन जब हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन के अंदर जाते हैं, उसमें हम जब ये हमें टास्क दिया जाता है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं, तो वहाँ बहुत सी जो पोइट्रिक लाइंस होती हैं जिसमें एंजम्पमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा इसका समझना भी ज़रूरी है। Enjambment occurs when a line is cut off before its natural stopping point. It is transition or continuation between lines. यानी पोएट जो है, ज़ाहिर है पोएट्री लाइंस में लिखी जाती है, और पोएट जो है अपने थॉट को लाइंस में इस तरह से डिवाइड करता है कि वो कुछ लाइन जो हम समझते हैं कि यहाँ स्टॉप होना चाहिए था, वहाँ वो पोएट उसको स्टॉप नहीं करता, बल्कि उसको अगली लाइन में उसी थॉट को कंटिन्यू करता हुआ आगे अपनी बात को बयान करता है एक फ्लो के साथ। यहाँ इसकी दो एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएंगी। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइड सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। अब यहाँ बाय पर नहीं रुकना, यानी पोएट ने बेसिकली क्या किया कि लाइन तो ब्रेक की है लेकिन थॉट कंटिन्यू है, तो लिहाजा इसको इसके साथ ही एक फ्लो के अंदर पढ़ा जाएगा कि डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइड सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। इस तरह से एक और पीस लिया गया है जो कि जॉन कीट्स की बहुत पॉपुलर लाइंस हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर। अब यहाँ नेवर पे हमने रुकना नहीं है, बल्कि नेवर को पास के साथ मिलाकर एक फ्लो के साथ पढ़ना है। तो ये लाइंस का वो ब्रेक कि जो थॉट कंटिन्यू हो लेकिन लाइन ब्रेक करके उसको अगली लाइन के साथ कंटिन्यू किया जाए, यानी थॉट को कंटिन्यू किया जाए, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एनजम्पमेंट। अब पोएट इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये एक फ्लो ऑफ थॉट को बेसिकली बताने के लिए। मैं इसको पढ़ देता हूँ कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो इस तरह से ये पूरा एक साथ जो है वो मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो ये टेक्निक जो है आई होप आपको समझ आ गई होगी, और कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।